तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे चैनल पे। दोस्तों ये हमारे पास एक सीमेंस का पोजीशनर जो कि सीपार्ट PS2 है। इसके पहले पार्ट में हमने बताया था इसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कैसे ये काम करता है। इसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताया था, एक एक कंपोनेंट्स की जानकारी दी थी, और वायरिंग टर्मिनेशन जो होता है उसके बारे में हमने बताया था कि कौन सा केबल कहाँ पे आपको टर्मिनेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पैरामीटर्स के बारे में कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर में हम कैसे एक्सेस करते हैं और कौन से पैरामीटर के क्या मतलब होता है। ये बटन्स जो है इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये हमारा जो डिवाइस होता है ये इसको इनपुट में चाहिए होता है 4 to 20 मिली एम्पियर, क्योंकि ये 2 वायर वाला है। उसी से ये लूप पावर्ड भी, यानी कि पावर सप्लाई भी उसी से मिलता है और फीडबैक भी उसी से मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर 6 और 7 नंबर टर्मिनल पर आपको देना होता है। तो इसको पावर अप होने के लिए भी हमें 4 to 20 मिली एम्पियर की सप्लाई चाहिए, तभी ये पावर अप होगा। तो हम यहाँ से बिना PLC या DCS के या फिर बिना मिलियम सोर्स के तो दे नहीं पाएंगे। तो हमने एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया है इसको पावर अप करने के लिए। हमारे पास एक 24 वोल्ट का सोर्स है, हमने बैटरी को जोड़ के यहाँ पे 24 वोल्ट बनाया हुआ है। तो इससे हमको इसको पावर अप करना है। तो कैसे करेंगे, हमको इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है। ये 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने एक सीरीज में इसको लगा के फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये पावर अप हो जाएगा। तो इससे पावर अप करके आप इसके जो पैरामीटर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको पावर अप करेंगे। हमने नेगेटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, उसी के सीरीज में एक किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देख सकते हैं लगाया हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव वायर है, इस पॉजिटिव वायर को हम 6 नंबर पे लगाएंगे। इस नेगेटिव वाले को 7 नंबर पे लगा दिया है। इसको हम 6 नंबर पे जैसे ही लगाएंगे ये पावर ऑन हो जाएगा, और जो इनिशियल जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो डिस्प्ले में आना चाहिए वो आपको डिस्प्ले में दिखेगा। तो जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जब इसका आता है तो उसमें पोजीशन दिखाता है, पोटेंशियोमीटर का जो पोजीशन होता है यानी फीडबैक का जो पोजीशन होता है वो शो करता है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट में आपको यहाँ पे आ गया है इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे तो P41 दशमलव कुछ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ रहा है, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है नो इनिशियल करके ऐसे जो आ रहा है NOINI। इसका मतलब है कि नो इनिशियलाइजेशन या फिर नॉट इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब है कि ये अभी इसको इनिशियलाइज नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है। और P41 का मतलब ये आ रहा है कि ये पोजीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर जो कि फीडबैक प्रोवाइड करता है 0 से 100% के बीच में, तो उसका ये पोजीशन अभी बता रहा है कि किस पोजीशन में है। तो ये अभी करंट पोजीशन इसका बता रहा है। देखिए हम पोटेंशियोमीटर के यहाँ से साइड से अगर इसको हम स्लाइड कर रहा है तो इसका पोजीशन देखिए बढ़ रहा है। ये अभी देखिए ये ओवर हो गया, तो इसीलिए इस तरीके से आ गया है। तो ये अभी ये पोजीशन जो दिखा रहा है पोटेंशियोमीटर का करंट पोजीशन दिखा रहा है। तो अब ये नॉट इनिशियलाइज है। तो नॉट इनिशियलाइज से अब आपको पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसके बटन्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए 3 बटन्स दिए हुए हैं। एक होता है पॉजिटिव, ये प्लस का बटन है, ये निगेटिव का बटन यानी कि माइनस का बटन है, और एक होता है यहाँ पे मेनू बटन। यहाँ पे एक मेनू बटन, एक मेनू में अप डाउन या वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए प्लस और माइनस का बटन दिया हुआ है। एक मेनू में एंटर करने के लिए या मेनू किसी सेटिंग को सेव करने के लिए आपको ये बटन, एक मेनू बटन दिया है। तो टोटल इसमें 3 बटन है। अब तीनों को ऑपरेट कैसे करना है इसमें आप समझेंगे। सब समझने से पहले अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें समझेंगे ऑपरेटिंग मोड होता है। सबसे पहले तो इस वाले जो पोजीशनर होता है इसमें 5 ऑपरेटिंग मोड होता है। उस 5 ऑपरेटिंग मोड में जैसे कि एक होता है P मैनुअल मोड, यानी कि पैरामीटर का मैनुअल मोड होता है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड, एक होता है मैनुअल मोड, उसके बाद एक होता है ऑटोमेटिक मोड। ये कैलिब्रेशन के मोड होते हैं, मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड। लास्ट वाले को होता है डायग्नोस्टिक मोड। तो टोटल इसमें 5 मोड होता है ऑपरेटिंग मोड, और इन 5 ऑपरेटिंग मोड के अंदर जो होते हैं वो अलग अलग सेटिंग और अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जैसे कि अब ये जो इनिशियली है ये इनिशियली P मैनुअल मोड में है, तो ये पोजीशनर का मैनुअल मोड में है ये। अब इस पैरामीटर से हमको नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि ये जो पहला वाला जो बटन देख पा रहे होंगे मेनू वाला बटन, इस मेनू वाले बटन को 5 सेकेंड दबा के या फिर 5 सेकेंड से ज़्यादा आपको दबा के रखेंगे तो नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग मोड है उसमें जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटिंग मोड जो होगा वो आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको जाने के लिए इसको दबा के आपको 5 सेकंड रखना रहता है। तब आप जाते हैं अगला जो होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हम इसको दबा के रखेंगे
देखिए हम इसको अगर दबा के रखते हैं 5 सेकेंड के लिए, आएगा। जब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे वे लिखा रहेगा, यहाँ पे YFCT लिखा रहेगा। वे का मतलब होता है कि लीनियर टाइप का एक्चुएटर। तो वो ये जो पहला वाला जो पैरामीटर है, इसमें आपको एक्चुएटर का टाइप सेलेक्ट करना रहता है कि लीनियर एक्चुएटर है, यानी पोजिशनर जहाँ पे यूज होगा वो एक्चुएटर किस टाइप का है, लीनियर है या फिर रोटरी है, यानी क्वार्टर टर्न टाइप का एक्चुएटर, किस टाइप का एक्चुएटर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे वे रखे हैं यानी कि लीनियर रखे हैं, तो लीनियर में हम जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो आएगा आपका फिर से स्ट्रोक एंगल सेलेक्ट करने के लिए। स्ट्रोक एंगल यानी 90 डिग्री या फिर 33 डिग्री ये सेलेक्ट करने के लिए रहता है। तो अगर आपका लीनियर है तो लीनियर में आपको 33 डिग्री आपको रखना रहता है। अगर आपका क्वार्टर टर्न टाइप का रहता है तो उसमें 90 डिग्री आपको सेलेक्ट करके इसमें सेव करना रहता है। तो वो जो है यहाँ पे जो येलो कलर का आप देख सकते हैं, ये जो रहता है इसका कपलर जो रहता है, पोटेंशियोमीटर का कपलर रहता है, ये यहाँ पे दिया रहता है उसको सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे साइड से प्रेस करने के लिए दिया रहता है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर आपको 33 डिग्री में रखना है तो 33 डिग्री यहाँ से सेलेक्ट करके फिर इसको भी यहाँ पे 33 डिग्री में रखना रहता है। इस साइड से रखेंगे तो 90 डिग्री में चल जाएगा, और फिर इधर ऊपर से यहाँ पे येलो कलर का दिया रहता है दबाने के लिए, आप इधर से करके इसको फिर से 90 डिग्री में, तो इस तरीके से जो है आप इसको पहले इसमें सेलेक्ट करें फिर इसको उस कंडीशन में आपको लेके आना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान होता है कि अगर हमारा लीनियर टाइप का अगर वाल्व है, लीनियर एक्चुएटर है, तो उस कंडीशन में भी अगर स्ट्रोक वाल्व का स्ट्रोक जो है अगर 20 mm से अगर कम रहता है, यानी कि जो वाल्व का पूरा टोटल मूवमेंट जो होगा वो 20 mm से अगर कम रहेगा, तो उसमें जो हम स्ट्रोक एंगल सेलेक्ट करेंगे वो 33 डिग्री तक 33 डिग्री सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर लीनियर में भी स्ट्रोक जो है अगर 20 mm से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो लीनियर जो स्ट्रोक एंगल सेलेक्ट किया जाता है वो 90 डिग्री ही रखा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देखना है। अगर रोटरी टाइप का एक्चुएटर है तो उसमें 90 डिग्री सेलेक्ट करेंगे। अगर लीनियर टाइप एक्चुएटर है तो उसमें स्ट्रोक पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रोक जो रहेगा वाल्व का स्ट्रोक अगर वो 20 mm से कम रहेगा तो उसमें 33 डिग्री, अगर उससे ज़्यादा रहता है तो 90 डिग्री सेलेक्ट किया जाता है। ये दूसरा पैरामीटर रहता है। उसके बाद तीसरा जो रहता है ये आपको स्ट्रोक वैल्यू डालने के लिए रहता है। अभी ये ऑफ है। अब आपको यहाँ से प्लस वाला या माइनस वाला बटन दबा के आप ये जो वैल्यू है स्ट्रोक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे एंटर करने के लिए 5 हो गया, 10 हो गया, जो भी आपका स्ट्रोक रहता है जितना वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहता है। तो ये अभी आप है। तो अब जो चौथा नंबर जो पैरामीटर आता है वो NO अभी दिया है। तो NO का मतलब ये नॉट इनिशियलाइज्ड है। इनिशियल कंडीशन में इसको एक्चुएट पोजिशनर को इनिशियलाइज करना रहता है। तो इनिशियलाइज करने के लिए अलग अलग स्टेप होता है। जब इसको आप पोजिशन वाल्व के साथ लगाते हैं तो उस टाइम उसको इनिशियलाइज करना रहता है। तो इसको हम बाहर इनिशियलाइज करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। जब इसको हम वाल्व के साथ कनेक्ट करेंगे तो किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं इसको, रन 1, रन 2, रन 3, रन 4, रन 5 और रन 6 किस तरीके से आता है, कैसे उसको रन किया जाता है, इनिशियलाइज में कमीशनिंग कैसे किया जाता है, वो चीज़ हम बताएंगे इसको वाल्व के साथ जब लगाएंगे फील्ड में तब। तो ये 4 नंबर पैरामीटर में आपका इनिशियलाइज फंक्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरामीटर 5 नंबर। तो 5 नंबर भी रहता है जो है आपका वो इनिशियलाइज के लिए ही रहता है। उसके बाद 6 नंबर जो आता है पैरामीटर, तो 6 नंबर आपको रहता है SCUP। तो ये जो रहता है SCUP 6 नंबर जो पैरामीटर है SCUR, वो करंट रेंज ऑफ सेट पॉइंट, यानी जो करंट जो होता है वो 0 से 20 मिली एम्पेयर रखना है या फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर रखना है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 to 20 मिली एम्पेयर सेलेक्ट है। आप इसको 0 अगर करते हैं तो 0 से 20 मिली एम्पेयर सेलेक्ट हो जाएगा। तो करंट रेंज जो होता है उसको आपको सेट करने के लिए दिया रहता है। तो वो चीज़ आप 6 नंबर पैरामीटर में सेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है 7 नंबर पैरामीटर। तो जो 7 नंबर पैरामीटर है वो सेट पॉइंट का डायरेक्शन है, यानी जो 4 to 20 मिली एम्पेयर है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, राइज में कि फॉल में, यानी 0 से 4 से 20 मिली एम्पेयर जाएगा या फिर 20 से 4 मिली एम्पेयर आएगा, इस तरीके से काम करेगा। तो वो चीज़ राइज में रखेंगे तो 4 से 20 मिली एम्पेयर में काम करेगा, फॉल में रखेंगे तो 20 से 4 मिली एम्पेयर में काम करेगा, जैसे फॉल में रखते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि इनपुट सिग्नल जो होता है हमारा 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल, उसके बढ़ने पे वाल्व का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा,
यानी इससे पोजिशनर समझता है कि सिग्नल इंक्रीज होने पे वाल्व ओपन करें या फिर क्लोज। तो राइज का मतलब कि जब इनपुट सिग्नल यानी कि 4 से 20 मिली एम्पियर की तरफ इंक्रीज हो तब वाल्व ओपनिंग भी बढ़े, तो इसको हम बोलते हैं राइजिंग। और इसका जैसे एग्जांपल हो गया कि 4 मिली एम्पियर पे वाल्व जो रहेगा वो क्लोज रहेगा यानी 0% ओपन रहेगा, और 20 मिली एम्पियर पे वाल्व जो रहेगा वो 100% ओपन हो जाएगा। तो इसको यूज कब करते हैं, राइजिंग जो रहता है उसको हम फ्लो कंट्रोल करना हो तब, या फिर लेवल कंट्रोल करना हो तब, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको राइजिंग में। अब फाल का मतलब होता है कि रिवर्स एक्टिंग। तो फाल का मतलब कि जब इनपुट सिग्नल बढ़े यानी 4 से 20 मिली एम्पियर बढ़े तब वाल्व ओपनिंग कम हो, जैसे कि 4 मिली एम्पियर पे वाल्व जो होगा 100% ओपन होगा और 20 मिली एम्पियर पे वाल्व जो है वो क्लोज होगा। तो उसमें सिग्नल और वाल्व मूवमेंट उल्टा होता है, यानी कि जब हम 20 मिली एम्पियर देंगे तो वाल्व जो है पूरी तरीके से क्लोज रहेगा, और जब 4 मिली एम्पियर देंगे तो वाल्व जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये है, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब प्रेशर कंट्रोल या फिर सेफ्टी पर्पज के लिए वाल्व को यूज करना हो, तब हम इसको फॉलिंग मोड में यूज करते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका डायरेक्शन, सेट पॉइंट का डायरेक्शन के लिए रहता है। आठवां जो रहता है वो 8 नंबर रहता है SPR यानी कि सेट पॉइंट का स्प्लिट रेंज के लिए रहता है। तो देखिए सेट पॉइंट स्प्लिट रेंज का मतलब हो गया कि पोजिशनर में क्या होता है कि स्प्लिट रेंज भी सेट किया जाता है। जैसे कि कोई वाल्व है वो 0 से 100% में ऑपरेट हो रहा है, तो आप चाहेंगे तो उसको स्प्लिट रेंज में भी काम करा सकते हैं। इसके मतलब कि 20 से लेके 80% के बीच में ही ऑपरेट हो, तो उसी को हम बोलते हैं स्प्लिट रेंज, यानी कि अलग अलग हिस्से में बांट के ऑपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए रहता है कि मिनिमम आपको 0 रखना है या फिर 10%, 20%, कितना से आपको स्टार्ट रखना है, तो वो चीज़ आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी 0 है। 9 नंबर जो रहता है उसी का एंड पोजीशन के लिए रहता है कि जो स्प्लिट रेंज का एंड पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, 100 रखना है कि 90% EB या फिर 80%। अगर आप 90% रखेंगे तो ये जो वाल्व होगा वो 0 से 90% के बीच में ही ऑपरेट होगा 4 to 20 मिली एम्पियर पे। तो वो चीज़ आपको 8 और 9 नंबर पर सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद 10 नंबर जो पैरामीटर है, 10 नंबर है TSUP यानी कि सेट पॉइंट का रैंप अप। तो देखिए 10 और 11 नंबर पे आपको सेट पॉइंट का रैंप अप और रैंप डाउन वैल्यू आपको डालना रहता है। ये रैंप अप और रैंप अप डाउन जो रहता है 0 से 400 सेकेंड के बीच में आपको डालना रहता है। तो रैंप अप और रैंप डाउन आपको सेकेंड में रहता है, 0 से 400 सेकेंड के बीच में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे 10 नंबर पे रैंप अप के लिए रहेगा, 11 नंबर पैरामीटर जो रहेगा वो रैंप डाउन के लिए रहेगा। तो दोस्तों रैंप अप और रैंप डाउन का मतलब होता है कि जो सेट पॉइंट चेंज होने पे वाल्व कितनी स्पीड से मूव करेगा, यानी कि जब हम जैसे जो सेट पॉइंट देते हैं वाल्व को ऑपरेट होने के लिए, तो जब हम सेट पॉइंट चेंज करेंगे तो वाल्व का जो मूवमेंट होगा वो क्या स्पीड से होगा। यानी सिंपल वर्ड में बोले तो वाल्व को धीरे चलाना है या फिर तेज चलाना है, तो इसी को हम बोलते हैं रैंप अप या फिर रैंप डाउन, जो 10 और 11 नंबर पैरामीटर होता है। तो रैंप अप का मतलब हुआ कि वाल्व ओपनिंग की स्पीड कंट्रोल करना है। जब सेट पॉइंट इंक्रीज होता है, जैसे कि मान लीजिए 30% था, 30% से समझो 70% का हमने एक सेट पॉइंट किया, तो वाल्व को उतने टाइम में वहाँ पे पहुँचाएगा जो आप सेट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रैंप अप टाइम, जो कि सेकेंड में होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि रैंप अप हमारा है 100 सेकेंड आपने रैंप अप टाइम सेंड कर दिया है, तो अगर सेट पॉइंट 0 से अगर 100% है तो वाल्व 100 सेकेंड में यानी 100 सेकेंड में पूरी ओपनिंग करेगा, अचानक जंप नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं रैंप अप। अब रैंप डाउन क्या होता है कि वाल्व क्लोजिंग की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसमें टाइमिंग दिया जाता है। जैसे कि जब सेट पॉइंट डिक्रीज होता है, जैसे 80 से 20%, जैसे 80% वाल्व पहले था, अगर हम 20% का सेट पॉइंट दिए तो जितना आप रैंप डाउन टाइम डालें, जैसे मान लीजिए 60 सेकेंड आप रैंप डाउन का टाइम डालते हैं, तो 80 से 20% पे आने पे वाल्व जो है वो 60 सेकेंड का टाइम लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं रैंप अप और रैंप डाउन टाइम, यानी वाल्व को ओपन और क्लोज करने के बीच का जो स्पीड होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं रैंप अप और रैंप डाउन वाले टाइम में। उसी तरीके से अब फिर 12 नंबर जो पैरामीटर है SFCT, तो ये सेट पॉइंट का फंक्शन है। सेट पॉइंट फंक्शन इसमें सेलेक्ट करना रहता है। तो देखिए होता है क्या कि जो वाल्व का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहता है कि वाल्व जो है वो लीनियर है या फिर इक्वल परसेंटेज टाइप का है या फिर लीनियर मतलब फ्रीली ऑपरेशन टाइप का है, फ्रीली एडजस्टेबल है यानी ऑन ऑफ टाइप का, किस टाइप का है वो आपका सेलेक्ट करना है। अगर लीनियर है तो लीनियर रखेंगे, अगर आपका जो है
इक्वल परसेंटेज टाइप का रहता है, तो उसमें आपको रेशियो सेलेक्ट करना रहता है। तो प्लस और माइनस बटन में से कोई एक दबाएंगे, जैसे हम प्लस दबाएंगे तो देखिए 1 और 25 का रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 और 33 का रेशियो, और 1 और 50 का रेशियो, और उसके बाद इनवर्स इक्वल भी रेशियो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ सेलेक्ट करके आप इस बटन को दबा के सेव कर सकते हैं। तो अभी ये लीनियर में है, तो लीनियर में ही रखें, क्योंकि लीनियर वाल में हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। अब जो 13 नंबर जो पैरामीटर है, तो 13 नंबर है नहीं, 12 के बाद देखेंगे तो सीधे 34 नंबर पैरामीटर आ गया। तो इसमें ऐसे ही रहता है, बीच के पैरामीटर के कोड नहीं रहता है, सीधे कोड नंबर 34 है। तो जो 34 नंबर जो पैरामीटर है, ये ऑटो में आप दिखा रहा है पहले से। तो ऑटो को 34 में दिखा रहा है डेड बैंड आप क्लोज लूप कंट्रोलर, यानी क्लोज लूप कंट्रोलर का जो डेड बैंड है परसेंटेज वैल्यू में रहता है, वो आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो ये ऑटो में है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज आप इसको 0.1 से लेके 10% के बीच में आप इसको डेड बैंड वैल्यू जो क्लोज लूप कंट्रोलर होता है उसको आप सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पैरामीटर का मतलब होता है कि सेट पॉइंट और एक्चुअल वाल्व के पोजीशन के बीच एक छोटा सा रेंज डिफरेंस, जिसमें पोजीशनर कोई करेक्शन एक्शन नहीं लेता है। तो देखिए डेड बैंड क्यों दिया जाता है। वाल्व और फीडबैक सिस्टम में मैकेनिकल प्ले, एयर प्रेशर फ्लक्चुएशन, सिग्नल नॉइज और लीकेज लूजनेस की वजह से वाल्व जो होता है वो बार बार छोटा छोटा मूवमेंट करता है, यानी कि अप डाउन होते रहता है, जिसको हम हंटिंग बोलते हैं या फिर ऑसिलेशन बोलते हैं। तो इससे बचने के लिए ही डेड बैंड जो होता है वो इन अननेसेसरी मूवमेंट को रोकता है। जैसे टिपिकली इसका जो रेंज हम डालते हैं वो 0.1% से लेके 5% तक हम इसमें यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एग्जांपल मान लीजिए हमारा सेट पॉइंट है 50% और हमने डेड बैंड जो सेट किया है वो 1% का डेड बैंड हमने सेट किया है। तो अगर एक्चुअल पोजीशन जो रहेगा वाल्व का वो 49.2 से लेके 50.8% तक रहेगा, तो कोई इसमें एक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे 48% पे अगर रहेगा या फिर 52% होगा, तो वाल्व जो होगा वो ओपन करेगा या फिर क्लोज करेगा। तो इसको हम बोलते हैं डेड बैंड। अगर हम डेड बैंड वैल्यू नहीं सेट करते हैं तो थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट आता है एक्चुअल वैल्यू में और सेट पॉइंट के बीच में, तो वाल्व जो होगा उसको एडजस्ट करने के लिए बार बार मूवमेंट करेगा। तो इसीलिए एक छोटा सा जो एक रेंज हम डालते हैं जिसको वो इग्नोर कर सके और उस पर वो मूवमेंट ना करे, तो एक डेड बैंड वैल्यू डाला जाता है ताकि वो जिसको वो उसको उतने को वो इग्नोर कर दे और मूवमेंट ना दे, ताकि ये बार बार इसको वाल्व को मूवमेंट करने से वजह से हंटिंग और ऑसिलेशन होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम डेड वैल्यू सेट करते हैं। तो 34 नंबर ये है। फिर उसके बाद 35 नंबर है। तो 35% नंबर जो रहता है वो होता है स्टार्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट। तो 35 और 36 दो जो पैरामीटर हैं वो होता है स्टार्ट और एंड जो वैल्यू जो रहता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट के लिए। ये 0 से लेकर 100% के बीच में इसको वैल्यू रखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे 36 नंबर जो दिया हुआ है वो है वाई ई। तो वो वाई ई जो रहता है वो एंड ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट, जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट का जो एंड है यानी 100% जो रहता है उसको आप चेंज करके कम रख सकते हैं, तो उसके लिए दिया रहता है। तो दोस्तों इस पैरामीटर का मतलब होता है कि वाल्व के ऑपरेटिंग रेंज को लिमिट करना है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वाल्व ओपनिंग को सॉफ्टवेयर से फिक्स कर देना है। यानी दोस्तों अगर हम सिंपली बोले तो वाल्व इस रेंज से ज़्यादा ओपन और क्लोज नहीं होता है, तो वो रेंज हम इसमें सेट करते हैं। तो देखिए मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता क्या है इसको हम जानते हैं। देखिए मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो होता है वो कंट्रोल लूप में मैनिपुलेटेड वेरिएबल का मतलब होता है कि वाल्व का पोजीशन, यानी जो परसेंटेज में वाल्व का जो पोजीशन है उसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल। और ये जो होता है 0 से 100% वाल्व ट्रेबल के बीच में इसको हम सेट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल का मतलब ये हो गया, ये एक मिनिमम वाल्व ऑपरेटिंग लिमिट होती है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि स्टार्ट लिमिट हम सेट कर दिए 20%, तो वाल्व जो होगा वो 20% से कम क्लोज नहीं होगा, चाहे सेट पॉइंट 0 ही हो। तो इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यानी स्टार्ट ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट। तो इस तरीके से काम करता है। और एंड ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम वाल्व ऑपरेटिंग लिमिट होती है। एग्जांपल अगर माने कि हम एंड लिमिट हम 80% सेट करते हैं, तो वाल्व 80% से ज़्यादा ओपन नहीं होगी, चाहे हम सेट पॉइंट 100% ही दें। तो इसी को हम बोलते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल लिमिट। तो स्टार्ट लिमिट होती है और एंड लिमिट होती है। अब 37 नंबर जो पैरामीटर है, 37 नंबर पैरामीटर दिया है वाई एन आर एम।
तो YNRM नीचे लिखा हुआ है और वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है MPOS। तो ये जो रहता है वो ये बताने के लिए रहता है कि आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ये जो मैनिपुलेटेड जो वेरिएबल है उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, मतलब तुम मैकेनिकल टेबल के हिसाब से रहेगा कि फ्लो के हिसाब से रखना है। तो वो आप चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लो रख सकते हैं या फिर यहाँ पे NPOS यानी मैकेनिकल टेबल के हिसाब से या फिर मैकेनिकल पोजीशन के हिसाब से इसको रखना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि पोजिशनर के 0 से 100% आउटपुट को कौन सी चीज़ के प्रेफरेंस में या फिर रेफरेंस में माना जाए, सिर्फ वाल्व ट्रेबल या फिर एक्चुअल प्रोसेस फ्लो। जैसे 100% सेट पॉइंट का मतलब 100% ओपन या फिर 100% फ्लो, तो ये चीज़ इसमें सिलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे मैकेनिकल टेबल पे अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि 0 से 100% वाल स्टेम का एक्चुअल मूवमेंट में पोजिशनर सिर्फ स्टेम पोजीशन देखता है, फ्लो का कोई कंसर्न नहीं होता है। तो इसका यूज कब करते हैं, मैकेनिकल टेबल के हिसाब से जो सिलेक्ट करना होता है इसको हम करते हैं। नॉर्मल ग्लोब वाल होता है उस कंडीशन में, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वाल्व रहता है उसके लिए, या फिर जब प्रोसेस फ्लो लीनियर अप्रोक्स हो तो उस कंडीशन में हम टू मैकेनिकल ट्रेबल के हिसाब से इसमें हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा चीज़ है कि फ्लो सेलेक्ट करने पे, तो फ्लो हम कब सेलेक्ट करते हैं कि देखिए 0 से 100% सेट पॉइंट पर प्रोसेस फ्लो के रेफरेंस में जैसे पोजिशनर इंटरनली नॉन लीनियर वाल करेक्टरिस्टिक को कंपनसेट करता है। तो इसमें हम करते हैं फ्लो के हिसाब से, जब हमें फ्लो कंट्रोल करना होता है तो इसका यूज कब करते हैं, जैसे इक्वल परसेंटेज वाल्व हो जहाँ पे एक्यूरेट फ्लो कंट्रोल चाहिए या फिर स्टेम या फिर गैस सर्विस में, तब हम यूज करते हैं इसको फ्लो के हिसाब से। तो ये चीज़ हमको सेलेक्ट करना रहता है इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल, इसमें एक इसका स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना रहता है कि हम मैकेनिकल टेबल के हिसाब से इसमें वर्क कराना चाह रहे हैं या फिर फ्लो के हिसाब से। तो ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे रहता है तो पहले से जो डिफ़ॉल्ट है उसमें रखेंगे। अब यहाँ पे 38 नंबर जो पैरामीटर है, 38 नंबर पैरामीटर जो है वो बता रहा है YDIR यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैनिपुलेटेड वेरिएबल फॉर डिस्प्ले एंड पोजीशन फीडबैक। जो डिस्प्ले और पोजीशन फीडबैक के लिए जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो रहता है उसका डायरेक्शन आपको क्या रखना है, तो राइज में रखना है या फिर आपको फाल में रखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सेट करना है। तो इस पैरामीटर का मतलब होता है कि कंट्रोलर आउटपुट यानी कि जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल होता है उसके बढ़ने पे वाल्व किस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो आउटपुट इंक्रीज होने पे वाल्व ओपन होगी या फिर क्लोज। तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल यानी कि एमवी क्या होता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल का मतलब है कि पोजिशनर का इंटरनल आउटपुट यानी रेंज जो 0 से 100% रहता है, ये आउटपुट वाल की पोजीशन डिसाइड करता है। जैसे अगर हम राइज करते हैं तो डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल बढ़ने पर वाल्व ओपनिंग बढ़ेगी, और फाल हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो रिवर्स एक्टिंग में ये काम करेगा, यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल बढ़ने पे वाल्व ओपनिंग कम होगी यानी कि क्लोजिंग की तरफ जाएगा। उसके बाद 39 नंबर जो पैरामीटर है वो बता रहा है YCLS, जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है YCLS। तो इसका मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग विथ मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो इसमें अभी नो दिया है, तो नो का मतलब आपका नॉन है, कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें कई सारे आते हैं, ऑप्शन आते हैं सेट करने के लिए। जैसे अप है तो अप का मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग अप होगा, टाइट। तो दोस्तों इस पैरामीटर का मतलब होता है कि लो आउटपुट यानी कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल के जो लो आउटपुट पर वाल को फोर्सफुली और तेज़ी से पूरी तरह बंद कर देना ताकि लीकेज 0 के करीब रहे। तो सिंपल शब्दों में कहें तो सिग्नल थोड़ा सा कम होते ही वाल्व को जोर से बंद कर देना, तो इसी को हम बोलते हैं टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग। तो देखिए टाइट क्लोजिंग क्या होता है कि जब मैनिपुलेटेड वेरिएबल एक सेट की हुई लिमिट से नीचे चला जाता है तो पोजिशनर मैक्सिमम न्यूमेटिक फोर्स अप्लाई करता है और वाल्व को उसके सीट पे पूरी तरीके से टाइट प्रेस कर देता है। तो ये 0 या फिर मिनिमम लीकेज और प्रॉपर शट ऑफ के लिए यूज होता है, और तो इसको हम बोलते हैं टाइट क्लोजिंग। और जो फास्ट क्लोजिंग होता है तो फास्ट क्लोजिंग का मतलब होता है कि वाल्व को नॉर्मल रैंप या फिर स्पीड इग्नोर करके जल्दी बंद कर दिया जाता है। तो ये जो होता है वो सेफ्टी और प्रोसेस प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं सेलेक्ट करने के लिए। जैसे पहला एक नॉन होता है, नॉन में मतलब कोई चीज़ आपको सेलेक्ट नहीं किए हैं, नो मतलब नॉन होता है। उसी तरीके से अप आता है, तो अप का मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग अप, जब वाल्व अप में कंडीशन में होगा तो टाइट क्लोजिंग उसको करना रहेगा।
उसी तरीके से डीओ होता है, डीओ का मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग डाउन। और उसी तरीके से अप और डीओ होता है, यानी यूपी और डीओ, तो इसका मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग अप एंड डाउन। और एफ यू एक होता है, तो एफ यू का मतलब फास्ट क्लोजिंग अप, एफ डी का मतलब होता है फास्ट क्लोजिंग डाउन। एफ यू और एफ डी का मतलब फास्ट क्लोजिंग अप एंड डाउन। और यूपी और एफ डी का मतलब होता है कि टाइट क्लोजिंग अप एंड फास्ट क्लोजिंग डाउन। और एक लास्ट होता है एफ यू और डी यू, तो इसका मतलब फास्ट क्लोजिंग अप और टाइट क्लोजिंग डाउन। तो इतने सारे इसमें ऑप्शन होते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए और सेट करने के लिए। तो ये टाइट क्लोजिंग और फास्ट क्लोजिंग विथ मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल के साथ में जो वाल को टाइट क्लोजिंग और फास्ट क्लोजिंग करने के लिए इसमें ऑप्शन रहता है। और जैसा हमने बताया था कि सिग्नल जो होता है वो थोड़ा सा कम होते ही वाल्व को जोर से बंद कर देना या फिर टाइटली बंद कर देना, इसी को हम बोलते हैं टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग। 40 नंबर जो पैरामीटर है दोस्तों, इसमें अभी देखिए 0.5 दिखा रहा है, तो 40 नंबर है YCDO। तो YCDO का मतलब होता है कि लोअर वैल्यू फॉर टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग, यानी वाल्व को टाइट क्लोज या फिर फास्ट क्लोजिंग के लिए जो लोअर वैल्यू सेट करते हैं उसका सिलेक्शन करने के लिए दिया रहता है। यहाँ पे परसेंटेज में इसको सिलेक्ट करना रहता है, 0 से लेकर 100% के बीच में आपको इसको सिलेक्ट करना रहता है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 0.5% है, तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें प्लस माइनस बटन से एक एक बार प्रेस करके, तो उसमें ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना रहता है। अब जो 41 नंबर पैरामीटर रहता है, 41 नंबर पैरामीटर में दिखा रहा है YCUP, यानी कि अपर वैल्यू फॉर टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग। तो इसमें भी आपको 0 से लेकर 100% के बीच में आपको अपर वैल्यू सेलेक्ट करना रहता है, यानी कि टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग का वैल्यू अपर वैल्यू को लिए आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस पैरामीटर का मतलब होता है कि मैनिपुलेटिव वेरिएबल की वो बाउंड्री जिसके अंदर आते ही टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो कौन से परसेंटेज सिग्नल पे वाल्व को फोर्सफुली या फिर फास्ट बंद करना है, तो इसी की हम वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं। परसेंटेज वैल्यू इसमें सेट किया जाता है 40 नंबर और 41 नंबर जो पैरामीटर है दोनों में। तो 40 नंबर में लोअर वैल्यू सेट करते हैं और 41 नंबर जो पैरामीटर है उसमें अपर वैल्यू सेट करते हैं। तो देखिए लोअर वैल्यू का एग्जाम्पल में हम करते हैं कि देखिए इसका एग्जाम्पल है लोअर वैल्यू, यानी कि ये नीचे वाली लिमिट होती है। जैसे कि लोअर वैल्यू अगर हम 2% इसमें हम सेट करते हैं, तो जब मैनिपुलेटेड वेरिएबल 2% से नीचे आता है तो टाइट या फिर फास्ट क्लोजिंग जो होता है वो ऑन हो जाता है और वाल्व जो होता है वो फुली क्लोज हो जाता है। और उसी तरीके से जो अपर वैल्यू जो होता है, अपर वैल्यू फॉर टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग, तो ये अपर थ्रेशोल्ड के लिए होता है। यानी कि दोस्तों अगर अपर वैल्यू अगर हम 99% हम सेट करते हैं इसमें, तो जब मैनिपुलेटेड वेरिएबल 99% से ऊपर आता है तो टाइट या फिर फास्ट क्लोजिंग जो होता है वो ऑन हो जाता है और वाल्व जो होगा वो फुली क्लोज हो जाता है। तो यही मतलब होता है इसमें 40 नंबर 41 नंबर पैरामीटर का जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो टाइट क्लोजिंग या फिर फास्ट क्लोजिंग के जो वैल्यू हम सेट करते हैं वो इसी के लिए इसमें सेट किया जाता है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है 42। तो जो 42 पैरामीटर है उसमें लिखा है DI1। तो DI1 ये फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये ऑफ आ रहा है, ऑफ में आप इसको चेंज करेंगे तो ऑन आएगा। ऑन के बाद यहाँ पे अलग अलग आता है, ब्लॉक 1 आता है, ब्लॉक 2 आता है। तो ये जो रहता है फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट का रहता है, उसमें आपको क्या फंक्शन सेलेक्ट करना है उसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों 41 नंबर 42 नंबर और 43 नंबर जो पैरामीटर होते हैं उसमें डिजिटल इनपुट दो डिजिटल इनपुट होता है DI1 और DI2, यानी 42 नंबर पे DI1 होता है, 43 नंबर पे DI2 होता है। तो इन दोनों डिजिटल इनपुट पे कौन से फंक्शन आपको सेट करना है उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर हम DI1 की बात करें, यानी 42 नंबर जो पैरामीटर होता है यानी फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट 1, तो जो डिजिटल इनपुट 1 का जो फंक्शन है वो किसके लिए वर्क करेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे सेट करना रहता है। जैसे कि पहला एक जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होता है वो ऑफ में होता है, यानी कि किसी भी सिग्नल के लिए आपको यहाँ पे कोई इसका फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑन होता है, तो ऑन में केवल मैसेज ओनली के लिए रहता है। उसी तरीके से ब्लॉक 1 होता है, ब्लॉक 1 मतलब ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहेगा। ब्लॉक 2 होता है यानी कि ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन या मैनुअल ऑपरेशन इसके लिए रहेगा। अप होता है यानी कि मूव प्रोसेस वाल्व पोजीशन,
तो इसके लिए रहता है, और डाउन होता है। तो उसके बाद स्टॉप होता है और पीएसटी होता है, यानी कि पीएसटी मतलब पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट, इसके लिए रहता है। तो अलग अलग इसमें भी फंक्शन दिए रहते हैं, डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2 के लिए। इन दोनों में अलग अलग फंक्शन आपको सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसी के लिए पैरामीटर होता है 42 नंबर और 43 नंबर, यानी 42 और 43। तो 44 पैरामीटर है अगला। अब अगला जो पैरामीटर है AFCT। तो जो AFCT का मतलब होता है कि अलार्म फंक्शन। तो जो अलार्म फंक्शन है उसको बारे में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। जैसे इनिशियली आपका ये ऑफ पोजीशन में है तो आप इसको नॉर्मल या फिर इन्वर्टेड में आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं NIA है। तो अलग अलग इसमें ढेर सारे फंक्शन है। तो आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बाद आप अलार्म फंक्शन किसके लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी A1 जो मिनिमम है उसके लिए, A2 जो होता है मैक्सिमम के लिए, अलग अलग इसमें सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है 45 नंबर पैरामीटर, उसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ A1। तो A1 का मतलब है कि रेस्पॉन्स थ्रेशोल्ड फॉर अलार्म 1। तो दोस्तों जो पैरामीटर 45 और 46 होता है, यानी कि 45 नंबर और 46 नंबर जो पैरामीटर होता है वो होता है रेस्पॉन्स थ्रेशोल्ड फॉर अलार्म 1 और अलार्म 2, यानी कि जो अलार्म 1 और अलार्म 1 A1 और A2 जो अलार्म होता है उनके लिए हम जो थ्रेशोल्ड रेस्पॉन्स जो सेट करना रहता है उसके लिए ऑप्शन दिया रहता है। तो यानी कि इस दोनों पैरामीटर का मतलब होता है कि अलार्म 1 या फिर अलार्म 2 ट्रिगर होने के लिए कितना डेविएशन या फिर क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी अलार्म कितनी सेंसिटिविटी पे रिएक्ट करे। यानी दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तब अलार्म 1 या फिर अलार्म 2 ऑन होगा। यानी कि जब मॉनिटर्ड वैल्यू इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है तब अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो अगर मान लीजिए कि पोजीशन डेविएशन अलार्म हो और थ्रेशोल्ड हमारा उसमें अगर 5% रखते हैं और सेट पॉइंट हमारा 60% है, तो अगर एक्चुअल वाल्व की जो पोजीशन होगी वो 55 से 65 के बीच में होगा तो कोई अलार्म नहीं रहेगा, क्योंकि 5% उसमें थ्रेशोल्ड है। और अगर 54% या फिर 66% होगा, यानी 5% थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो रहा है, तो अलार्म 1 या फिर अलार्म 2 जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर रिस्पांस मॉनिटरिंग अलार्म हो तो थ्रेशोल्ड अगर हमारा 10% है तो रिस्पांस टाइम अगर हमारा 15 सेकेंड का हम रखते हैं तो ये अलग पैरामीटर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 15 सेकेंड में वाल्व अगर 10% से ज़्यादा मूव नहीं करती तो अलार्म 1 या फिर अलार्म 2 जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें सेट करने के लिए दिया रहता है अलार्म 1 और अलार्म 2। तो 45 नंबर और 46 नंबर जो पैरामीटर होता है वो 44 नंबर पैरामीटर के ही दोनों अलग अलग पैरामीटर होते हैं, अलार्म 1 और अलार्म 2 का थ्रेशोल्ड रिस्पांस सेट करने के लिए। अब यहाँ पे 47 नंबर जो पैरामीटर है वो है YFCT। तो ये रहता है फंक्शन फॉल्ट मैसेज आउटपुट। जो फंक्शन फॉल्ट मैसेज आउटपुट जो रहता है उसका सिलेक्शन रखना है आपको कि क्या आप रखना चाहते हैं। जैसे फॉल्ट रहता है फॉल्ट प्लस नॉट ऑटोमेटिक, फॉल्ट प्लस नॉट ऑटोमेटिक प्लस DI, इसी तरीके से 3-4 ऑप्शन रहते हैं। उसका यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों इस पैरामीटर का मतलब होता है कि पोजिशनर के डिजिटल आउटपुट, यानी कि जिसको मैसेज आउटपुट बोलते हैं, वो कंटेक्ट किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा, यानी रिले या फिर आउटपुट कंटेक्ट से किस टाइप का सिग्नल भेजना है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कब रिले कंटेक्ट ऑन करे और क्या बताए, तो इसी का हम इसमें सिलेक्शन करना रहता है। अब इसका यूज क्यों होता है, देखिए इसका यूज होता है अलार्म इंडिकेशन के लिए, वाल्व पोजीशन का स्टेटस के लिए, फॉल्ट या फिर वार्निंग देने के लिए। तो ये चीज़ का इसमें सिलेक्शन करने के लिए 47 नंबर पैरामीटर में दिया रहता है कि फंक्शन ऑफ फॉल्ट मैसेज आउटपुट, यानी फॉल्ट मैसेज का जो आउटपुट रहेगा उस पर क्या फंक्शन आप सेट करना चाहते हैं। फॉल्ट दिखाना चाह रहे हैं कि फॉल्ट प्लस नॉट ऑटोमेटिक, फॉल्ट प्लस नॉट ऑटोमेटिक प्लस DI फंक्शन, ये चीज़ आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ का सिलेक्शन करने के लिए इसमें 3 ऑप्शन रहता है, तीनों में से कोई आप इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है 48। तो 48 पैरामीटर का है यहाँ पे YTIM। तो इसका मतलब होता है कि मॉनिटरिंग पीरियड फॉर सेटिंग अ फॉल्ट मैसेज कंट्रोल डेविएशन। तो दोस्तों इस पैरामीटर का मतलब होता है कि किसी फॉल्ट कंडीशन को कंफर्म करने के लिए पोजीशनर कितनी देर तक उस कंडीशन को कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद ही फॉल्ट मैसेज या फिर अलार्म जो है वो जनरेट करेगा।
तो सिंपल शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम कितनी देर तक रहे तब उसको फॉल्ट माना जाए। तो ये चीज़ आप इसमें डाला जाता है और इसका जो वैल्यू होता है वो ऑटो में या फिर 0 से 100 सेकेंड के बीच में रखा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि मॉनिटरिंग पीरियड फॉर सेटिंग ऑफ फॉल्ट मैसेज कंट्रोल डेविएशन, यानी कि जो फॉल्ट मैसेज जो आएगा वो उसको कंफर्म करने के लिए कंट्रोलर जो होता है वो कितनी देर वेट करेगा, फिर उसके बाद अगर उससे ज़्यादा देर तक वो प्रॉब्लम रहता है, फॉल्ट रहता है, तब उसको वो कंफर्म करके इंडिकेशन देगा या फिर मैसेज देगा। तो ये दो होता है, एक ऑटो मोड में आप रख सकते हैं या फिर 0 से 100 सेकेंड के बीच में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 49 नंबर जो ऑप्शन है, 49 नंबर जो पैरामीटर है वो है YLIM। इसका मतलब है रेस्पॉन्स थ्रेशोल्ड फॉर फॉल्ट मैसेज कंट्रोल डेविएशन। इस पैरामीटर का मतलब होता है कि किसी कंडीशन को फॉल्ट डिक्लेयर करने के लिए कितनी ज़्यादा डेविएशन या फिर रेस्पॉन्स एरर अलाउ की जाएगी, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो कितना बड़ा एरर हो तब उसे फॉल्ट माना जाए। तो ये चीज़ हम इसमें परसेंटेज वैल्यू में सेट करते हैं। तो इसको भी ऑटो मोड में या फिर 0 से 100% के बीच में रख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि रेस्पॉन्स थ्रेशोल्ड फॉर फॉल्ट मैसेज कंट्रोल डेविएशन। तो इसमें हम ये डिक्लेयर करने के लिए कि कितना ज़्यादा डेविएशन हो या फिर रेस्पॉन्स एरर हो उसको अलाउ किया जाए, तो इसको हम परसेंटेज वैल्यू में सेट करते हैं। अब 50 नंबर जो रहता है ALL लिखा हुआ है, तो 50 नंबर जो पैरामीटर है वो है PRST। इसका मतलब पैरामीटर रीसेट के लिए रहता है। जैसे पैरामीटर को आपको सबको रीसेट करना है तो इसमें आके जो मेनू बटन है ओके बटन, इसको प्रेस करेंगे तो सारे पैरामीटर जो है रीसेट हो जाएंगे, यानी डिफॉल्ट सेटिंग में यह चला जाएगा। तो दोस्तों इस पैरामीटर में भी 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक होता है ऑल में, यानी कि रीसेट ऑल पैरामीटर, इसमें सारे पैरामीटर को आप रीसेट कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है INIT, यानी कि रीसेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो पैरामीटर हैं इनिशियलाइजेशन के पैरामीटर है, आप उसको रीसेट कर सकते हैं इसमें। तीसरा ऑप्शन होता है PARA, यानी कि रीसेट पैरामीटर, जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर होते हैं 6 से लेकर 49 तक यानी 49 तक, तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में जाके। और चौथा होता है DIAG, यानी डायग्नोस्टिक, तो रीसेट डायग्नोस्टिक पैरामीटर। तो जो दोस्तों जो 52 नंबर पैरामीटर के अंदर में जो A से लेके U तक जो एक्सटेंडेड डायग्नोस्टिक पैरामीटर आते हैं उनको रीसेट अगर करना है तो आप ये चौथा ऑप्शन होता है DIAG, इसमें जाके आप इसको रीसेट करेंगे तो एक्सटेंशन डायग्नोस्टिक पैरामीटर जो होता है 52 नंबर पैरामीटर के अंदर में जो आता है A से लेके U तक, तो वो जितने सारे पैरामीटर होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन होता है, चारों अलग अलग होता है। एक होता है टोटल पैरामीटर को करना है, दूसरा होता है केवल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर होता है जो 1 से लेकर 5 तक पैरामीटर लिस्ट होता है उसके अंदर के जितने होंगे उसको कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है रीसेट पैरामीटर, जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर होता है 6 से लेकर 49 तक, उसको आप रीसेट कर सकते हैं। और चौथा होता है डायग्नोस्टिक, यानी 52 नंबर पैरामीटर के अंदर आता है एक एक्सटेंडेड डायग्नोस्टिक पैरामीटर जो कि A से लेकर U तक होता है, तो उसको अगर रीसेट करना चाहेंगे तो आप चौथे नंबर ऑप्शन से कर सकते हैं। उसी तरीके से 51 पैरामीटर जो है 51 पैरामीटर है, यानी कि PNEUM। तो PNEUM का मतलब होता है कि न्यूमेटिक टाइप्स। तो जो न्यूमेटिक ब्लॉक जो रहता है उसका आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना रहता है कि किस टाइप का है। यानी स्टैंडर्ड न्यूमेटिक ब्लॉक है तो देखिए अभी STD सेलेक्ट है, यानी स्टैंडर्ड टाइप का है। अगला है FIP, यानी कि फेल इन प्लेस न्यूमेटिक ब्लॉक है। या फिर एक और होता है बूस्ट टाइप का, तो ये बूस्ट है। तो ये है ऑपरेशन विथ बूस्टर, यानी अगर बूस्टर से इसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वाला बूस्ट वाला सिलेक्ट करके रखना रहता है। अदरवाइज अगर फेल इन प्लेस न्यूमेटिक ब्लॉक है तो आप FIP वाला करेंगे, नहीं तो अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड वाले पे रखा है। जैसे ये स्टैंडर्ड टाइप का तो स्टैंडर्ड में रहेगा। अब एक है 52 नंबर पैरामीटर। तो ये जो 52 नंबर जो पैरामीटर है XDIAG, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है XDIAG, इसका मतलब है कि एक्टिवेटिंग फॉर एक्सटेंडेड डायग्नोस्टिक। तो ये जो है अभी आप है। और उसके बाद 3 इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है कि ऑन वन का मतलब होता है कि सिंगल स्टेज अलार्म देगा, ऑन 2 का मतलब है 2 स्टेज अलार्म देगा, और ऑन 3 का मतलब है कि 3 स्टेज अलार्म देगा। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एक और जो आपका ऑपरेटिंग मोड होता है वो होता है डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक में जाने के लिए आपको क्या करना रहता है कि जो तीनों जो बटन है इनको एक साथ
2 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा देर दबा के रखना होता है। जैसे कि तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट करके दबा के रखेंगे, तब आप जाएंगे डायग्नोस्टिक मोड में। तो तीनों को एक साथ दबा के रखते हैं। तो देखिए ये आगे आप डायग्नोस्टिक मोड में, डायग्नोस्टिक मोड में भी अब कई सारे पैरामीटर होते हैं, तो उसमें अगर आपको डायग्नोस्ट करना रहता है पोजिशनर को, तो आप अलग अलग पैरामीटर में जाके उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। तो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे डायग्नोस्टिक में जो जो आपके पैरामीटर है। देखिए इसमें इतने सारे बहुत सारा पैरामीटर है डायग्नोस्टिक मोड में। तो डायग्नोस्टिक मोड के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें पैरामीटर बहुत ज़्यादा है और सबके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि कौन से पैरामीटर का क्या मतलब है, कौन से कोड में क्या डायग्नोस्टिक वैल्यू है, उसमें क्या एरर कोड होता है, इसके बारे में हम आपको अलग से समझाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही, पूरा पैरामीटर के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो डायग्नोस्टिक वैल्यू है उसमें कौन कौन से कितने उसमें पैरामीटर है, उसके बारे में हम सारा समझाएंगे। डायग्नोस्टिक के जो पैरामीटर है उसके बारे में, उसके कोड के बारे में, उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझाएंगे।